पॉलिटी का पार्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अधिनियम वगैरह जब कानून वगैरह पढ़ते हैं पॉलिटिकल में, तो आर्टिकल अनुच्छेद तो हम लोग पढ़ेंगे आज़ादी के बाद वाला। लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा कि अंग्रेज जो भारत आया था ना, तो भारत आने के बाद अंग्रेज़ों ने भी कुछ कानून बनाया था, और बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो अंग्रेज के बनाए हुए जो कानून है वो हम लोगों का संविधान में, नियम कानून में आज भी चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो चैप्टर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा ब्रिटिश शासन के अधीन पारित विभिन्न अधिनियम, है ना। मतलब अंग्रेज ने भारत आकर के कौन कौन सा कानून बनाया, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग सुने होंगे कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब सुने हो ना, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेज भारत आया, ठीक है, भारत आने के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन सा कानून बनाया, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। बात समझे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग प्लासी का युद्ध सुने होंगे 1757 में, बक्सर का युद्ध भी सुने होंगे 1764 में। ये सब युद्ध को जब अंग्रेज जीता ना, तो राजनीतिक रूप से अंग्रेज की स्थिति बहुत मजबूत हुई थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था अंग्रेज। बात समझ आ रहा? प्लासी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है, उसके बाद से ही प्रोसेस आपका शुरुआत हुआ था। लेकिन सबसे पहले आप कंपनी के बारे में जाने, ये जो कंपनी है कि कैसे कोई कंपनी आता, मान लीजिए एक कंपनी है, एक आश्चर्य वाला बात ये आता है कि कोई कंपनी है और वो देश पर शासन करने लगता है। पता चल रहा? तो मान लीजिए एक कंपनी व्यापार करती है, कंपनी क्या कर रही है? व्यापार कर रही है, और व्यापार करते करते वो देश पर क्या करने लगता है? शासन करने लगता है। तो ये कैसे हो जाता है ना। तो इसका मतलब याद रखिएगा, उस कंपनी पर बोल सकते हैं भारत का आदमी डिपेंड हो गया था पूरी तरह से, हुआ होगा जरूर, तब ना ऐसे हो पाया। और दूसरा चीज़ क्या है कि लोगों ने समर्थन भी किया होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम कहीं बाहर जा कर के मान लीजिए कुछ बिजनेस करते हैं, वहाँ का जनता हमको यदि सपोर्ट ना करे तो हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाएंगे। पता चल रहा? तो दूसरी चीज़ क्या होता था कि कहीं ना कहीं याद रखिएगा, जो ऊंचे तबके के जो होते थे, ठीक है, वो अंग्रेजों के साथ मिल करके निचले लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कानून कैसे बना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान देना है। देखिए, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को सबसे पहले एक नाविक था, नाम था उसका, याद रखिएगा, ड्रैक। ठीक है, ये जो ड्रैक नाम का नाविक था, ये समुद्री यात्रा में निकला था, ड्रैक। बात समझ में आ रहा? तो ड्रैक नाम का जो नाविक हम आपको बता रहे हैं, समुद्री यात्रा में निकला था। कौन निकला था? ड्रैक। तो जब ये समुद्री यात्रा में निकला ड्रैक, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जब ये समुद्री यात्रा में निकला तो इसको एक जहाज मिला। तो कौन सा जहाज मिला? तो इसको जो याद रखिएगा, जहाज जो मिला ना, वो एक याद रखिएगा पुर्तगाल का एक जहाज मिला, पुर्तगाली इसको जहाज मिला। ठीक है, किसको मिला? ड्रैक को। आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि यूरोप से जो भी कंपनी यहाँ पे आया है, ठीक है, यूरोप से, तो यूरोप से जो कंपनी, जिसको हम लोग यूरोपीय कंपनी बोलते हैं, अंग्रेज भी तो यूरोपीय कंपनी ही है, पुर्तगाली भी यूरोपीय कंपनी है, फ्रांसीसी भी है, डच भी है, ये सब क्या यूरोपीय कंपनी है। तो यूरोप से जो कंपनी हम लोगों का यहाँ आया है, तो अंग्रेज से पहले यहाँ पे पुर्तगाली आ चुका था। पता है ना आप लोगों को? आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि पहला जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, वो 1498 में भारत आ गया था, और अंग्रेज से पहले आ गया था। पता चल रहा? तो 1498 में वास्को डी गामा आ गया था। अब यहाँ आकर के पुर्तगालियों ने व्यापार व्यवसाय किया, वास्को डी गामा आया था, व्यापार व्यवसाय किया उसने। ठीक है,
तो व्यापार व्यवसाय मान लीजिए बोला जाता है, जैसे पुर्तगाली यहाँ की जो संपदा थी, आर्थिक संपदा, यहाँ पे इतना याद रखिएगा, मतलब ये देश इतना विकसित था कि यहाँ की संपदा से प्रभावित होकर के यूरोपीय लोग यहाँ पर आता था व्यापार व्यवसाय करने के लिए। तो पुर्तगाली यहाँ पहले आ चुका था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक नाविक आपको बताया ड्रैक, ये समुद्री यात्रा में निकला था, तो इसको एक पुर्तगाली जहाज मिला, इसने एक जहाज को लूटा, पुर्तगाली जहाज को लूटा। हाँ, यूरोपियन था, अंग्रेज था। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली जहाज को लूटा। तो पुर्तगाली जहाज को जब लूटा ना, तो याद रखना है कि इसको ना एक मैप मिला, मानचित्र मिला भारत से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको उस मैप के जरिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हुआ, भारत के बारे में, ठीक। तो ड्रैक ने सोचा कि हम लोग भी जाकर के क्या करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ठीक। तो वो अकेले तो नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना होगा, कंपनी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ड्रैक था, ध्यान दीजिएगा, ड्रैक, इसने याद रखिएगा, ये जो ड्रैक बता रहे ना, इसने 1599 में एक, याद रखिएगा, कंपनी को बनाया, ठीक है। तो यही सवाल हम लोगों को पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको कब बनाया गया था, तो 1599 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1599 में, ठीक। तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया। तो जब इस कंपनी को बनाया गया था, तो इसमें टोटल साझेदारों की संख्या 17 थी। देखिए, हम लोग अधिनियम ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कानून बनना शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से कानून बनना शुरुआत होता है, कैसे अंग्रेजों को मौका मिल जाता है, बस नहीं मारा। तो याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ध्यान देना, इसको बनाया कब गया था, तो 1599 में बनाया गया था। 1500 कितना बताएं, 99 में बनाया गया था। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लोगों को जो व्यापार करने का अधिकार मिला वो पूर्वी क्षेत्र में मिला, ठीक है, भारत में। इसलिए याद रखिए कि इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाता है। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना है कि कंपनी को बनाया गया कब, तो 1599 में। अब जब इस कंपनी को बनाया था, जब कंपनी को बनाया था, उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसका नाम था, याद रखिएगा, एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो थी ना, महारानी ब्रिटेन की, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कंपनी बनाओगे, दूसरा देश में जाके व्यापार व्यवसाय करोगे, तो उसके लिए आपको परमिशन भी तो चाहिए, बिना परमिशन के तो आप कर नहीं सकते हो। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसी ने, याद रखिएगा, इसका एग्रीमेंट करवाया था। शुरुआत में 15 साल के लिए था, उन्हें भारत के क्षेत्र में व्यापार करेंगे हम, तो पहले कितना साल के लिए था, 15 साल के लिए। बाद में 15 साल से उसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में कितना था, 15 साल था। ना सही मारा। तो अब यहाँ पे देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। तो पूछेगा कि इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया कब गया, 1599 में। कितना को मालिक था, 17 को मालिक था। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ। इसने कितना साल का एग्रीमेंट कराया, 15 साल का। कितना साल का, 15 साल का इसने एग्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। आगे चल करके ये 20 साल हो गया था, लेकिन शुरुआत में कितना था, तो 15 साल था। अब इसमें देखिए, समझना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं। देखिए, कंपनी को हमने बना लिया, ठीक है, कंपनी हम बना लिए, तो कंपनी क्या सिर्फ मालिक से चल जाएगा, नहीं, हमको कंपनी में लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, पता चल रहा, तो कर्मचारी का ज़रूरत पड़ेगा। बिना कर्मचारी, बिना लेबर के हम कंपनी आगे नहीं चला सकते। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस समय सिस्टम ये था कि अधिकतर जो आदमी काम करता था, वो ज़्यादातर आदमी खेती ही करता था, ठीक है। और ये जो समय था ना, इसमें आदमी परिवर्तन, तो जैसे आज के डेट में आदमी बदलाव, ठीक है, हमको बदलाव चाहिए, हम अपना गांव माने कृषि छोड़ करके जा करके फैक्ट्री में काम करने लगेंगे, आज के डेट में आदमी करता है। उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और नौकरी जो है ना, आदमी हरगिज नहीं करना चाहता था, कि क्योंकि नौकरी को आदमी नौकर समझता था। नौकरी मतलब क्या हो गया, नौकर। आप यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो किसी के यहाँ आप नौकर हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो नौकरी को समाज में एक मतलब है ना, रिस्पेक्ट के नज़र से नहीं देखा जाता था, तो आदमी नौकरी करना नहीं चाहता था। तो इस कंपनी में कोई आदमी नौकरी करना नहीं चाहता था, ये एक बहुत बड़ा समस्या था। बात समझे क्या बोले, कि कंपनी में कोई नौकरी ही नहीं करना चाहता था, है ना। तो जब याद रखिएगा कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता था कोई,
तो कंपनी ने एक ऑफ़र दिया था निजी व्यापार का। बोला कि ठीक है, आप कंपनी में नौकरी कीजिए, नौकरी करने के साथ साथ आप घूसखोरी कीजिए, धोखेधड़ी कीजिए, आप अलग से अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हो, इस तरह का ऑफ़र दिया। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बनाया गया था तो उसमें लोग नौकरी करना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि नौकरी मतलब नौकर, नौकरी जो करता था समाज में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, इसलिए आदमी नौकरी नहीं करता था। अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि नौकरी करने के लिए आदमी तैयार कैसे हो गया था? तो निजी व्यापार की वजह से। बात समझ में आ रहा? तो निजी व्यापार आप अपना कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसने निजी व्यापार का ऑफर दिया तो कुछ आदमी तैयार हो गया कंपनी में नौकरी करने के लिए निजी व्यापार के ऑफर की वजह से। अब इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को बनाया कब? तो 1599 में। क्वेश्चन पूछता है कि भारत कब आया था? तो याद रखिएगा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1600 में भारत आया था, ठीक है। 1600 में भारत आया। तो 1600 में जब कंपनी भारत आ रहा है, ठीक है, 1600 का बात है। इस समय ट्रेन वगैरह तो था नहीं, एरोप्लेन भी नहीं होगा, है ना। याद रखिएगा बस हो ये सब भी उतना मैंने कुछ होगा नहीं। तो परिवहन का साधन क्या होगा? समुद्र होगा। तो समुद्र के रास्ते आएगा। तो भारत से आपको इंग्लैंड जाना है समुद्र के रास्ते, समय लगेगा नहीं लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए आप लगातार भी यदि जाते हो तो 6 महीना साल भर आपको लग सकता है, पता चल रहा? तो मान लीजिए, कहने का मतलब बिना पढ़ाव करते हुए आप बिना रुके तो नहीं जा सकते हो। ऐसा है कि मान लीजिए, कहने का मतलब लगातार हम एकदम जहाज चलाते रहेंगे, नाव चलाते रहे, ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि नौ परिवहन आज के डेट में जो बड़ा बड़ा हम लोगों को जहाज मिलता है उस समय तो नहीं होगा ना, नौ परिवहन भी तो विकसित नहीं था। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा, ठीक है। वो सके जाएगा, मान लीजिए वो निकलेगा इंग्लैंड से भारत के लिए और लकड़ी वाला बोट में आएगा, बोल सकते हैं कि उतना विकसित नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि भारत पहुंच जाएगा, रास्ते में डूब के मर सकता है, आंधी तूफान आ सकता है, किसी भी तरह का समस्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि भारत वो पहुंच जाए। तो कहा जाता है कि वहाँ से जो भी आदमी निकला था वो कौन निकलेगा? जो निहायती गरीब होगा, पहला मतलब कहने का मतलब है। यदि किसी को 2 वक्त का खाना सही से मिलता होगा तो वो तो नहीं आएगा नौकरी करने, बात सही में रहा, तो वो नहीं आएगा। और दूसरा चीज़, किसी को परिवार वगैरह से मतलब नहीं होगा, बात समझ में आ रहा, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी आएगा वो अपना सर में कफन बांध के ही निकला होगा, कि कोई गारंटी नहीं कि हम वापस आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूर गारंटी नहीं है कि हम वापस आएंगे, बात समझ में आ रहा। तो ऐसा तो अभी मान लीजिए, कहने का मतलब है कि घड़ी घड़ी आदमी फ़ोन करता, कहाँ तक पहुँचा, ये हुआ वो हुआ। उस समय था कि पहुँच के फ़ोन कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा, है ना। तो समस्या ये था। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कंपनी में नौकरी करने के लिए जो भी आया था, लेबर लोग, इसका क्लर्क लोग, वो कोई रईस आदमी तो कोई था नहीं, सब गरीब आदमी ही था, बात समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी भारत आई थी 1600 में। तो 1600 में जब कंपनी भारत आई थी, ठीक है, 1600 में आई कंपनी भारत। तो 1600 में जब कंपनी आई तो यहाँ पे टोटल 217 आदमी था, बात समझे। लेकिन वहाँ से निकला कितना था ये नहीं पता किसी को, मतलब इंग्लैंड से कितना निकला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ जब पहुँचा तो कितना आदमी था? 217 आदमी था, बात समझ आ रहा। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसको 1599 में बनाया गया था, इंग्लैंड में ही, लंदन में, ठीक है। भारत आई थी 1600 में। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। इसने 15 साल का एग्रीमेंट करवाया था, ठीक है। भारत कब आई? 1600 में आई, है ना। तो भारत आई 1600 में। कंपनी में आदमी नौकरी नहीं करना चाहता था, बाद में नौकरी किया निजी व्यापार के वजह से, ठीक है। और एकदम बहुत गरीब आदमी आया होगा कि नहीं होगा इसमें, है ना। अब कंपनी जो है ना, इसका स्थापना हुआ, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी का स्थापना हो गया, ठीक है, भारत में 31 दिसंबर 1600 को, ठीक।
तो कंपनी का स्थापना हो गया 31 दिसंबर 1600 को भारत में, है ना। अब जब कंपनी का स्थापना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी चल रहा है ना। तो कंपनी का स्थापना हो गया 31 दिसंबर 1600 को, लेकिन स्थापना के बाद ये कंपनी जो है ना घाटे में चलने लगी, लॉस होने लगा कंपनी को, ठीक है। स्थापना हुआ कंपनी का, तो कंपनी घाटे में चल रही थी, बात समझ में आ रहा। तो कंपनी घाटे में चलने का मतलब निजी व्यापार था। क्या था? निजी व्यापार। मान लिया जाए कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, कंपनी आपको सैलरी 10,000 रुपया देता है, आप साइड से इनकम कर लेते हो 10 लाख रुपया, तो साइड वाला में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी में यदि करोगे तो आपका कंपनी क्या होगा? डूब जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो कंपनी घाटे में चल रही थी, तो आपको सवाल पूछेगा कि कंपनी घाटे में चलने का क्या रीज़न था? तो निजी व्यापार। क्या रीज़न था? निजी व्यापार। बात समझ में आ रहा। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक और सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ व्यापार करना और पैसा कमाना। मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको भारत में जाके शासन करना है। ये उद्देश्य इसका कैसे बदलता है ये आप लोगों को पता चलेगा। बात समझ में आ रहा। तो इसका किसी भी तरह का उद्देश्य नहीं था कि भारत में जाके शासन करना है। जैसे आप जब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ोगे ना कि उन लोगों का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य उसका, पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था कि अरब का जो व्यापारी यहाँ पर पहले से सत्ता जमा के रखा, उसके प्रभाव को ख़त्म करना है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पुर्तगालियों का उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेज का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमको जा करके व्यापार करना है और पैसा कमाना है, और कोई उद्देश्य नहीं था। बात समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो कंपनी तो घाटे में जाने लगी। कंपनी क्या हो गया? घाटे में जाने लगी कंपनी। ठीक, कंपनी में कहा जाता है कि जब घाटे में जा रही थी तो कंपनी का कुछ आदमी, 2-4 को आदमी यदि खड़ा हो जाता कंपनी के लिए तो कंपनी को सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। तो दिक्कत यहाँ पे क्या हुआ? अब तो कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। जो भी आदमी आया था नौकरी करने के लिए वो तो लेबर कैटेगरी का आदमी था, है ना। लेबर कैटेगरी का आदमी आया था। जब यहाँ से ये लोग इंग्लैंड दोबारा गया, ठीक है, इंग्लैंड जब दोबारा गया तो दोबारा जब गया था तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने आप लोग? रॉबर्ट क्लाइव जो है ना वो एक कलर के रूप में आया था कंपनी में, फिर सेना में कैप्टन बना, फिर गवर्नर बन गया कंपनी में, पहला गवर्नर था वो, है ना। तो जब ये गया रॉबर्ट क्लाइव दोबारा इंग्लैंड, तो वहाँ जाके उन नवाबों का नवाब कहलाया था। मतलब लेबर लोग जो था ना, जिसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था, जिसके सामने बैठ नहीं सकता था, उसी के साथ ये लोग जा करके चेस कर रहा था। मतलब एक लेबर कैटेगरी का आदमी जो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं गया कंपनी में नौकरी करने के लिए, बहुत ज़्यादा तरक्की करके वापस आ गया। बात समझ में आ रहा। तो यदि हम व्यापारी हैं तो हमको लगेगा ना कि ये लोग लेबर, ये लोग कुछ नॉलेज ही नहीं था, कंपनी में गया इतना तरक्की करके आ गया, तो हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? पता चल रहा। तो अब यही चीज़ जो है अंग्रेज सरकार को पता चलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी देखा कि ये तो बड़ा इजी है, भारत का आदमी ढेर ही सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्वागत कर लेता है। शुरुआत में ऐसा था, पता चल रहा। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि एक काम कीजिए, आप कंपनी को हमको दे दीजिए, हम कंपनी को बना देंगे। अब बोलिएगा सरकार इसमें इंटरेस्ट काहे दिखा रही है कंपनी में? एलिजाबेथ तो हिस्सेदारी है ना इसका, वो तो पहले ही बता दिया आप लोगों को, अरे वो तो सरकार में है। बात समझ में आ रहा। तो बोला कि एक काम कीजिए, कंपनी हमको दे दिया जाए, हम कंपनी को चला देंगे, पहले जैसा बिल्कुल कर देंगे। तो कंपनी ने बोला कि शुरुआत में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि कैसे हम कंपनी सौंप देंगे। तो जब कंपनी घाटे में चलने लगी बहुत ज़्यादा, तब याद रखिएगा बोला ठीक है हम पहले जैसा कर देंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना था, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि कंपनी में गवर्नर मेरा ही आदमी होगा, हमको सौंपिए, कंपनी में गवर्नर
मेरा आदमी होगा। आज यदि गवर्नर किसी का हो गया तो इंजन उसका हो गया। यस सर। इंजन जिधर जाएगा बोगी उधर जाएगा। पता चल रहा? तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, कंपनी घाटे में चलने लगी, तो कंपनी ने अपना समर्पण पत्र सौंप दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, अब हम नहीं चला सकते हैं, अब आप चलाइए कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी ने अपना समर्पण पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपा। किसको सौंपा? याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को अपना समर्पण पत्र सौंप दिया, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को जब अपना समर्पण पत्र सौंप दिया, तो बताइए जरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज सरकार कंपनी को चलाने के लिए अपना नियम कानून बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो उतना धोखेधड़ी घूसखोरी बर्दाश्त करेगा क्या? वो तो अपने तरीके से चलाएगा ना। तो जब अपने तरीके से वो चलाएगा तो नियम बनाएगा ना, कानून बनाएगा ना, अधिनियम लाएगा कि नहीं लाएगा? तो अंग्रेज के द्वारा पहला जो कानून था, पता चल रहा? तो उस कानून का नाम ही था, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। पता चल रहा? तो ये कानून कब आई थी? तो 1773 में आई थी। तो ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पहला कानून है, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी के अधीन पारित पहला अधिनियम क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आई थी? तो याद रखिएगा 1773 में आई थी। कब आई थी? 1773 में आई थी। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। भारत में कंपनी का काम को नियमित करने, नियंत्रित करने, ठीक है, मतलब कंपनी के कामों को नियमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था कि अब कंपनी आगे कैसे चलेगा। अब एक चीज़ बताइए, जब कंपनी खुद चला रही थी तो उसका उद्देश्य था व्यापार करना। अब ये कंपनी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है तो इसका उद्देश्य अब बदल जाएगा। पता चल रहा? तो दूसरी और एक चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है, जो आप लोगों को समझना है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, कि जैसे 1773 से पहले जो कंपनी का जो देखरेख करता था, मतलब कंपनी में जो हेड होता था, वो याद रखिएगा 73 से पहले 1700, याद रखिएगा 73 से आपका पहले वो गवर्नर जो था ना, वो गवर्नर कहलाता था। पता चल रहा? तो लेकिन 1773 के बाद, जैसे पहले क्या करें, गवर्नर कहलाएगा, लेकिन याद रखिएगा 73 के बाद वही गवर्नर जनरल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मतलब जब आप कंपनी के हैं तो आप गवर्नर कहलाइएगा, आप जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हो जा रहे हैं तब आप गवर्नर जनरल कहलाओगे। पता चल रहा? तो इस प्रकार याद रखिएगा, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। बात समझ में आ रहा? तो ये सवाल पूछता है ना कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और वही गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये जो हम आपको बताएं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो बता रहे हैं हम आप लोगों को। क्या बता रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पहला अधिनियम था। ठीक है, इस एक्ट में आपको ये पता चल गया कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आई तो इससे पहले जो था वो गवर्नर कहलाता था। अब याद रखिएगा, मतलब कंपनी का आदमी है तो गवर्नर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का है तो गवर्नर जनरल। बात समझ में आ रहा? तो वारेन हेस्टिंग जो है वो 1772 में ही गवर्नर बना हुआ था, और वारेन हेस्टिंग के काल में रेगुलेटिंग एक्ट आई, तो इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का भी सौभाग्य जो है वारेन हेस्टिंग को ही मिलता है। किसको मिलता है? वारेन हेस्टिंग को ही मिलता है। ठीक है, तो सवाल आपको पूछेगा किस एक्ट के तहत गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। बात समझ में आ रहा?
किस एक्ट के तहत गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसी एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को गवर्नर के मतलब मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर था ना, उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो ये सवाल पूछता है कि मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कब किया गया था, बंगाल के अंडर में कब किया गया था? मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, याद रखिएगा, वो मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर होगा ना, वो बंगाल के गवर्नर के नियंत्रण में काम करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि मुंबई और मद्रास जो था, वहाँ का गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कब किया गया था? हाँ, तो याद रखिएगा 1773 में यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और ये एक्ट कब आई थी? 1773 में आई थी। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसी एक्ट के तहत याद रखिएगा एक तो क्या किया, काम किया गया, तो याद रखिएगा गवर्नर जो था ना, वो क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। और इसी में याद रखिएगा एक आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला था खुलेगा, प्रावधान था, लेकिन खोला कब गया था? तो याद रखिएगा 1774 में खोला गया था। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत याद रखिएगा एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था। 1773 में बोल दिया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाएगा, है ना, लेकिन पूछेगा कि खोला कब गया था? तो 1774 में खोला गया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, कलकत्ता में जितने अंग्रेज और भारतीय आता था उसका देखरेख करता था, बाहर का भी देखरेख ये कर देता था। यदि दोनों पक्ष बोलता था सहमत हो तो बाहर का भी देखरेख कर देता था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कोर्ट खोला गया था, जो सुप्रीम कोर्ट जो खोला गया था 1774 में, इसमें जो पहला जज था उसका नाम था, याद रखिएगा, एलिजा इम्प्रे। क्या नाम था? एलिजा इम्प्रे। क्या नाम था? एलिजा इम्प्रे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम क्या क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या काम हुआ? तो सबसे पहले याद रखिएगा कंपनी अपने तरीके से अब शासन करे, मैंने कंपनी का जो सिस्टम था वो खत्म, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने तरीके से चलाएगा। ठीक है, काम क्या हुआ? गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल, कलकत्ता में क्या? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, निजी व्यापार जो था उस पर रोक लगा दिया। ठीक है, जो कंपनी को निजी व्यापार का, जो कर्मचारियों को निजी व्यापार का ऑफर मिला था ना, निजी व्यापार पर क्या कर दिया? याद रखिएगा निजी व्यापार को खत्म कर दिया गया। निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। बात समझ में आ रहा? तो निजी व्यापार पर रोक लगा दिया तो इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया था। भ्रष्टाचार क्या हुआ था? बढ़ गया था। बात समझे? घुसखोरी, धोखेधड़ी, इस सब पर यदि रोक लगाया जाए तो भ्रष्टाचार क्या होता है? बढ़ता नहीं है, कमता है। लेकिन यहाँ पे बढ़ा था, है ना, यहाँ पे क्या हुआ था? बढ़ गया था। जैसे मान लीजिए कोई घूस ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस पर रोक लगा दिए, घूसखोरी धोखेधड़ी पर रोक लगा दिए, तो भ्रष्टाचार घटा के खत्म हुआ। नहीं सर, एक तरफ से घटा, अंदर ही अंदर उसका जो और अंदर लेने का लॉस करेगा, हाँ वो बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने आदत पड़ गया था ज़्यादा धोखेधड़ी करने का। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक लाइफ स्टाइल भी बन जाता है उस तरह का, तो पहले से ज़्यादा करने लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग? चलिए।